नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में बात होगी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में दागी नेताओं की, अखिलेश यादव के खोले गए पिटारे की, अमेठी में कांग्रेस की चालाकी की और दिल्ली में केजरीवाल की नई आफत की। इसके अलावा राजनीति की कुछ खास खबरों पर एक साथ डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले आइए रूबरू कराते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइन से। पीएम मोदी के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे राज ठाकरे। शिवसेना बोली अब नहीं बटेंगे वोट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा के एक दिन बाद शिवसेना का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट का कहना है कि मंच से अध्यक्ष आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे। गया में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, अब हर भ्रष्टाचारी को जाना होगा जेल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये लोग विकास नहीं केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद ने 12 लाख करोड़ के घपले और घोटाले किए और अभी भी मन नहीं भरा है। लेकिन मोदी 23 सालों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। अटकलों पर विराम, भाजपा की लिस्ट में नहीं है संघमित्रा मौर्य का नाम। भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट आई तो कई तरीके की अटकलों पर विराम लग गया है कि अब कभी मुलायम सिंह को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस, पेज होंगे 1000, कीमत 5 करोड़। अयोध्या के राम मंदिर में अब भक्त रामलला के साथ साथ सोने की रामचरितमानस के भी दर्शन कर सकेंगे। नवरात्र के पहले दिन ही गर्भगृह में से विधि विधान से स्थापित कर दिया गया था। शेयर बाजार में हरियाली बरकरार, पहली बार 75,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 22,750 के पार। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को पहली बार सेंसेक्स 75,000 के ऊपर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 22,750 के लेवल को पार कर गया। हेडलाइंस के बाद अपनी खास रिपोर्ट्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले वायरल होते वीडियो आपको आज का दिखा देते हैं। सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री से पूरा देश वाकिफ है। सीएम योगी पीएम मोदी को अपने गुरु की तरह मानते हैं और उनका काफी सम्मान भी करते हैं। उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। अक्सर मंच पर इसकी झलक भी देखने को मिल ही जाती है। वहीं ऐसी एक झलक एक बार फिर देखने को मिली, जहां मंच पर पीएम मोदी सीएम योगी को कुछ समझाते और इशारे में कुछ कहते नजर आए। देखिए वायरल वीडियो। पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आएं और हमें अपना आशीष वचन दें। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे योगी को रैली में भाषण देने के लिए पुकारा जाता है तो वह अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और वह पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी योगी का हाथ पकड़कर इशारा करते हैं कि पीछे से नहीं, आगे से जाइए। इस पर सीएम योगी तेजी के साथ आगे से ही डैश की तरफ बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और पीएम और सीएम की केमिस्ट्री पर चर्चा भी हो रही है। इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें मोदी योगी के याराने को दिखाया गया है। वहीं जहां कुछ लोगों को ये पसंद आता है तो वहीं विपक्ष इसको भी अपना मुद्दा बना लेते हैं और बीजेपी में फूट डलवाने का काम करते हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दिल्ली की सत्ता के लिए यूपी में भी भागादौड़ी हो रही है। जिसे केंद्र की सत्ता चाहिए वो यूपी में हाथ पैर मार रहा है, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उसे यूपी में ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस वक्त पार्टियों ने ज़्यादातर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन सोचिए, आप इन उम्मीदवारों से या यूं कहीं इन उम्मीदवारों के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप उम्मीदवारों के नाम पर, उनके काम पर वोट देंगे या फिर पार्टी के नाम पर? ये अब आपको तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर आई एडीआर रिपोर्ट चौंकाने वाली है। प्रदेश के पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर
चुनाव लड़ रहे 28 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक प्रत्याशी पर तो 36 मामले दर्ज हैं। देखिए रिपोर्ट और जानिए पहले चरण की 8 सीटों पर आई एडीआर रिपोर्ट क्या कहती है। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में यूपी की बिजनौर, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर सीटें हैं। इन सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से जुड़ी संपत्ति, आपराधिक मुकदमों सहित कई जानकारियां सामने आई जो आपको हैरान कर देंगी। इन सीटों के उम्मीदवारों की ओर जमा कराए गए शपथ पत्रों के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई है। आइए जानते हैं यूपी के लिए एडीआर की रिपोर्ट में क्या क्या है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बसपा के 8 से 5, सपा के 7 में 3, बीजेपी के 7 में 3, जय समता पार्टी के 2 में 2, आजाद समाज पार्टी काशीराम के 1 में 1, रालोद के 1 में 1, कांग्रेस के 1 में 1 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आजाद समाज पार्टी के नगीना से उम्मीदवार चंद्रशेखर पर सबसे अधिक 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सहारनपुर से उम्मीदवार इमरान मसूद पर 8 मामले दर्ज हैं। तीसरे नंबर पर रामपुर से अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अरशद वारसी पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, केवल आपराधिक मामलों में ये रिपोर्ट नहीं चौंकाती, ये रिपोर्ट अमीरी के मामले में भी चौंकाने वाली है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 80 प्रत्याशियों में 34 यानी 43% उम्मीदवार करोड़पति भी हैं। बीजेपी के 7 में 7 यानी कि 100%, बसपा के 8 में 7 यानी 88%, सपा के 7 में 5 यानी 71%, कांग्रेस के 1 में 1 यानी 100% और रालोद के 1 में 1 यानी 100% उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले चरण में सहारनपुर से बसपा प्रत्याशी माजिद अली सबसे अमीर हैं। उनकी संपत्ति 159 करोड़ रुपए है। सहारनपुर से निर्दल प्रत्याशी तस्मीम बानो की संपत्ति 78 करोड़ रुपए है। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद की संपत्ति 29 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शिक्षा के मामले में भी इस रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, उन सीटों के प्रत्याशियों में से 80% प्रत्याशी केवल 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई ही किए हुए हैं। जी हाँ, यानी कि पहले चरण के 80 में से 30% यानी कि 38% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है। अब आप इस रिपोर्ट से ये तो समझ ही गए होंगे कि यूपी में पहले चरण में उम्मीदवार कैसे हैं, आपराधिक मामले में कौन है आगे और कौन है पीछे, कौन कितना अमीर है और किसकी शिक्षा का स्तर क्या है। मगर देखा जाए तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लोकतंत्र के मंदिर तक दागी नेता पहुंच जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर यह समझा जा सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जिसने आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों से परहेज किया हो। हम राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज करेंगे, मगर आजकल राजनीतिक दलों का जोर प्रत्याशियों के चरित्र पर नहीं, उनके जीतने की संभावना पर रहता है। इसीलिए वे दबंग किस्म के लोगों को ज़्यादा मौका देते हैं और यही हाल धनबल वालों का भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना पढ़ा लिखा है या कौन किस स्वभाव और चरित्र का है, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा होगी वही राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा नेता बन जाता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रोक कर लेते हैं अगले मुद्दे की ओर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अखिलेश यादव भी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट्स में मुख्य मांगों में संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार, देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार शामिल है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हर राशनधारी परिवार को महीने में 500 रुपए का मोबाइल फोन का डेटा मुफ्त में दिया जाएगा, यानी कि 500 रुपए का इंटरनेट का डेटा उसे फ्री मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से कहा साल 2025 तक
जातिगत जनगणना कराएंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ और भी कहा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को लेकर सियासी मैदान में उतरे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश का दावा है कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपना चुनावी पिटारा भी उसी तरह से तैयार किया है। लेकिन ये पिटारा उनके कितने काम आएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की ओर। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बहुत फेमस होती हैं और इन सीटों पर मुकाबले भी उतने ही दिलचस्प होते हैं। ऐसी ही सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट। इस वक्त राजनीति में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या राहुल गांधी पूर्ववर्ती गांधीगढ़ अमेठी में एक बार फिर नजर आएंगे या अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी और स्मृति के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या राहुल अमेठी के राजनीतिक मैदान में फिर से कूदेंगे? दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बार बार अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती जो दे रही हैं, मगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने अमेठी सीट को गांधी परिवार के लिए फिलहाल छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर चुप्पी साध ली है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या राहुल गांधी चुनौती से बच रहे हैं या वो इसका डटकर मुकाबला करेंगे। एक तरफ अमेठी में स्मृति ताबड़तोड़ प्रचार में बिजी हैं, वहीं अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर केबिनों में तो ताला लटका हुआ है। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी दफ्तर के जिस गेस्ट हाउस में अक्सर ठहरते हैं, वहां आजकल सन्नाटा है। यानी कि अभी कांग्रेस का अमेठी में कोई प्लान नहीं है, तो जो प्लान है वो बहुत खुफिया है। अंदर खाने की खबरों को माने तो कांग्रेस वायनाड में खेल कर अमेठी के पत्ते खोलेगी। वायनाड से राहुल गांधी ने अपना नामांकन जो किया है, मगर कहा जा रहा है कि कांग्रेस 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान खत्म होने के बाद ही अमेठी की उम्मीदवारी की घोषणा करेगी, क्योंकि केरल में सारे मतदाता पढ़े लिखे जो हैं वो उन सांसदों को पसंद करते हैं जो जरूरत के समय लापरवाही बरतते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहीं राहुल गांधी को अपना परिवार कहते हैं। वायनाड में हर प्रमुख इवेंट में राहुल गांधी मौजूद रहते हैं। ऐसे में अमेठी में दिलचस्प करके कांग्रेस वायनाड में अपना खेल नहीं बिगाड़ना चाहती। इसीलिए सीट पर स्मृति ईरानी जंग किससे होगी, इस बात का खुलासा तो वायनाड चुनाव के बाद ही होगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट जो कि दिल्ली से है उसकी ओर। शराब नीति के कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि याचिका पर सोमवार से पहले सुनवाई नहीं हो सकती। वहीं केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु ने पैरवी की और उन्हें राहत देने की मांग की। मनु ने लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए आप नेता की गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाए। हालांकि अदालत ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में धमकी दी जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाएं, जनता की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें। इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। ये धमकी दी जा रही है कि आपकी अपने परिवार से मुलाकात बंद कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल अगर अपने वकील से नहीं मिलेंगे तो वो ये केस कैसे लड़ेंगे? उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि
कैसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है, और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी। अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? देखा जाए तो एक एक कर जिस तरह से केजरीवाल को झटके लग रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि शायद दिल्ली के सीएम केजरीवाल लंबे समय के लिए फंस गए हैं। उनके पास दलीलें खत्म हो रही हैं तो वहीं उनके खिलाफ माहौल ज्यादा बन रहा है। ऐसे में केजरीवाल के खुला आसमान अब कब नसीब होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों के खास मुद्दे, लेकिन इसके अलावा आज दिन भर राजनीति में क्या खास हुआ वो भी आइए आपको बता देते हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं और से टिकट दे देगी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट जारी की, उसने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। पवन सिंह को कहीं से भी टिकट नहीं मिला है। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले विद्याधर नगर से 2 बार कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में कोरोना की तरह कांग्रेस भी जल्द खत्म हो जाएगी। इसी के साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की रडार पर आए उनके नेताओं के एक एक कर जेल जाने के बाद आपको एक और झटका लगा है।
दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो आज तमिलनाडु के वेलोर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्हें पता नहीं होगा कि वेलोर धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने कुछ और कहा, वो भी आइए आपको सुना देते हैं। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। इसके अलावा ऊधमपुर डोंडा कठुआ सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार को धार देने पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कठुआ पहुंचे थे। इस बीच सीएम योगी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान से लेकर कांग्रेस समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, मगर जाते जाते एक बार फिर आपसे खास बात करेंगे। अपने जीवन में हम कुछ घटनाओं को पीछे छोड़ाते हैं, कई बातें भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी पहली खुशी नहीं भूलते, पहला प्यार नहीं भूलते, पहला पक्का दोस्त नहीं भूलते, कॉलेज का पहला दिन नहीं भूलते, पहली सैलरी नहीं भूलते, पहला शिक्षक नहीं भूलते। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको हम भूल ही नहीं पाते। जिंदगी की पहली चीज़ के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। इस बार यही रिश्ता कुछ युवाओं का पहली बार वोट डालने से भी बनेगा, क्योंकि पहली बार वोट डालना भी जिंदगी भर याद रहता है। जिन युवाओं को इस बार पहली बार वोट डालने का सौभाग्य मिलना है, उनसे मेरी अपील है कि वो वोट जरूर डालें, क्योंकि ये वोट उनकी जिंदगी भर की याद तो बनेगा ही, साथ ही कल के बदलाव की नींव भी रखेगा। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के नाते भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यही युवा देश का भविष्य तय करेंगे। इसीलिए युवाओं को 2024 में एक ऐसे भारत के लिए मतदान करना चाहिए जो उनके बच्चों को कई सालों बाद विरासत में मिलेगा। इसीलिए मतदान जरूर करिएगा, क्योंकि मतदान हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता।